ड्रामा के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर मिस्टर पार्क को देखते हैं, जिसका नाम जी चान होता है। एंड यहाँ पर वो अपने ग्रैंडपा के कहने पर एक ब्लाइंड डेट के लिए आया हुआ था। ऐसे तो वो नॉर्मली ब्लाइंड डेट पर जाता नहीं है, बट आज जिसके साथ वो ब्लाइंड डेट पर जा रहा है उसके अकॉर्डिंग वो लड़की बाकी लड़कियों से अलग है। फिर बाद में हमारा जी चान अपने प्रेसिडेंट वाले कॉस्ट्यूम को चेंज कर एक नॉर्मल वेट्रेस के कॉस्ट्यूम में आ जाता है, जहाँ पर उसकी टकरार हो जाती है ये जिन से। ये जिन यहाँ पर सोचे पड़ जाती है कि कहीं ये वही तो इंसान नहीं है जिसके साथ ग्रैंडपा जी ने मेरे ब्लाइंड डेट को सेट किया है। फिर बाद में यहाँ पर ये जिन अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाने लग जाती है एंड यहाँ पर कंफर्म हो जाता है कि ग्रैंडपा ने उसकी ब्लाइंड डेट यहाँ पर जी चान के साथ में फिक्स की हुई थी। तो फिर यहाँ पर वो सब बोलने लग जाती है कि तुम्हें यहाँ पर ग्रैंडपा ने मेरी सिचुएशन के बारे में तो बता दिया होगा, तो फिर क्यों ना हम कल ही जाकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले आए। तो यहाँ पर उसे डाउट होने लग जाता है कि ये लड़की से तो मैं अभी अभी मिला हूँ, इतना जल्दी ये मुझे सर्टिफिकेट लेने के लिए भी बोल रही है। ज़रूर यहाँ पर दाल में कुछ तो काला है कि मैंने यहाँ पर ये जिन को मिसजज तो नहीं कर लिया। फिर बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे जाकर वो लोग अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले आते हैं। यहाँ पर हम ये जिन को देखते हैं, जहाँ पर वो मैरिज सर्टिफिकेट को देख कर मन में कह रही होती है कि ग्रैंडपा ने सच तो कहा था कि उनका ग्रैंडसन दिखने में बहुत ज़्यादा हैंडसम है। दूसरा यहाँ पर हमें एक सीन बताया जाता है कि आखिर यहाँ पर कौन सी सिचुएशन चल रही है जहाँ पर हमारे ये जिन को जी चान के साथ में शादी करनी पड़ी। एक्चुअल में उनकी फैमिली बैंकरप्ट हो गई थी और तो यहाँ पर उसके डैड के सर पर बहुत ज़्यादा ही लोन आ गया था, जिस वजह से ये जिन की शादी किसी के साथ हो नहीं पा रही थी। और तो यहाँ पर उसके ग्रैंडपा ने इसकी शादी अपने ग्रैंडसन के साथ में फिक्स करा दी थी, क्योंकि यहाँ पर ये जिन के डैड हमेशा से ग्रैंडपा को मदद करते आए हैं। तो अब ग्रैंडपा का टाइम आ गया उन्हें मदद करने का। जी चान यहाँ पर उसे पूछने लग जाता है कि अब तुम क्या लेना चाहती हो, एक अपार्टमेंट या फिर एक कार। वो उसे यहाँ पर माफ़ी मांगने लग जाती है, कहते कि मुझे मेरे पार्ट टाइम जॉब के लिए देरी हो रही है, और तुरंत ही वहाँ से वो अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर पर भाग जाती है। जी चान वापस से यहाँ पर सोचे पड़ जाता है कि कहीं मैंने इसे वापस से तो मिसजस्ट नहीं कर लिया। फिर इतने में यहाँ पर ग्रैंडपा आ जाते, जो आते ही यहाँ पर जी चान पर चिल्लाने लग जाते, कहते कि तुम्हारी अभी अभी शादी हुई है और तुम अपनी वाइफ को अकेले जाने दे रहे हो। वो कहता है कि अब टेंशन मत लीजिए ग्रैंडपा, मैं यहाँ पर ये जिन पर अच्छे से नजर रखने वाला हूँ। ये सुनकर ग्रैंडपा यहाँ पर उस पर गुस्सा करने लग जाते, कहते कि ये जिन ऐसी लड़की नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, और तुम्हें क्या लाइफ टाइम सिंगल रहना है, अभी के अभी जाओ और उसका साथ दो। तो फिर यहाँ पर जी चान निकल पड़ता है, लेकिन छुप के वो उसके पर स्पाई करने लग जाता है। फिर उसके बाद में यहाँ पर वो कार में बैठकर देख रहा होता है, जहाँ पर ये जिन को कोई तो एनवेलप दे रहा था। बट यहाँ पर हम ये जिन को देखते हैं, जहाँ पर वो उस मास्टर से उस एनवेलप को लेने से मना कर देती है एंड वो लोग वहाँ से चले जाते। दूसरे यहाँ पर उसका असिस्टेंट जी चान को बता रहा होता है कि एक्चुअली यहाँ पर मैडम एज अ ट्रांसलेटर वर्क करती है, और तो और यहाँ पर इन पैसों के बदले में उन बेचारे को कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक करना पड़ गया। यहाँ पर जी चान कंफ्यूज हो जाता है, इसके पास पैसे की इतनी कमी है क्या कि इसे पता नहीं है कि मैं इसका हस्बैंड हूँ। फिर दूसरे यहाँ पर वो लोग चले जाते हैं एक होटल रूम में, जहाँ पर सभी को रेंट पे कर रहने के लिए दिया जाता है। यहाँ पर जैसे वो सभी के सभी होटल रूम को देखने लग जाता है, उसे बड़ा बुरा लग रहा होता है क्योंकि वो रूम बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। तो फिर यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट से बोलकर एक अपार्टमेंट को रेडी करने के लिए बोल देता है, बट यहाँ पर वो कुछ भी बात अपनी वाइफ यानी कि ये जिन से बताने के लिए मना कर देता है। वो यहाँ पर ये जिन के कॉल का वेट कर रहा था कि जब यहाँ पर ये जिन मुझे कॉल करेगी परेशान होकर, तब मैं यहाँ पर से सारी फैसिलिटीज दे दूंगा। बट यहाँ पर उसे ये जिन एक बार भी कॉल करती ही नहीं है एंड यहाँ पर ऑलमोस्ट आधी रात हो चुकी थी। तो फिर वो खुद यहाँ पर ये जिन को कॉल लगाने लग जाता है, बट ये जिन यहाँ पर कॉल पिक ही नहीं करती है। तो वो उसके अपार्टमेंट के बाहर खड़ा होकर उसे दरवाज़ा खोलने के लिए कहता है। ये जिन यहाँ पर चिल्ला रही होती है कि मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ, तुम यहाँ पर किसी गलत पर्सन को ढूंढते हुए आ गए हो, अभी के अभी यहाँ से चले जाओ वरना मैं सिक्योरिटी को बुला दूंगी। एंड यहाँ पर वो ज़ोर से चिल्लाने लग जाती है, जहाँ पर यहाँ की लैंडलॉर्ड आ जाती है सिक्योरिटी गार्ड्स को लेकर, और वो लोग उसे लेकर बाहर निकालने लग जाते, जहाँ पर जी चान बताता है कि मैं उसका हस्बैंड हूँ और मैं उससे मिलना चाहता हूँ। आंटी यहाँ पर हंसने लगती है, बोलते कि अगर तुम उसके हस्बैंड हो तो फिर मैं भी उसकी माँ हूँ, अब मुझे बताओ। लेकिन यहाँ पर जी चान उन्हें मैरिज सर्टिफिकेट दिखाने लग जाता है, जिसे देखकर आंटी का मुंह बंद हो जाता है एंड सिक्योरिटी गार्ड्स भी वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन फिर बाद में यहाँ पर आंटी को शक होने लग जाता है कि मुझे ज़रा एक बात बताना, तुमने कहा कि तुम उसके हस्बैंड हो, तो फिर यहाँ पर ये लड़की अपने हस्बैंड का दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही है। यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स को भी शक होने लगता है, तो फिर वो लोग यहाँ पर वेट करने लगते हैं। इतने में यहाँ पर ये जिन उसे धीरे से देखती है एंड बाद में यहाँ पर सभी से माफ़ी मांगते हुए जी चान को अंदर आने देती है और उसे माफ़ी मांगने लग जाती है कि काम के चक्कर में वो इतनी ज़्यादा बिजी हो गई कि उसने उसे पहचाना ही नहीं। फिर बाद में यहाँ पर जी चान उसे अपने घर पर शिफ्ट होने के लिए बोल देता है। ये जिन यहाँ पर मन में सोचने लग जाती है कि मुझे जहाँ तक पता है
ये तो गांव वाले साइड में रहता है, तो फिर गांव से लेके यहाँ तक आना पार्ट टाइम जॉब करने के लिए मुश्किल पड़ जाएगा। तो फिर यहाँ पर वो उसे मना करने लग जाती है, जहाँ पर वो उसे कहती है कि देखो आज मैंने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया था मेरे पार्ट टाइम जॉब की वजह से, तो फिर तुम्हारा यहाँ पर रहना ठीक नहीं होगा। एंड यहाँ से वो उसे भगा रही होती है। तो फिर यहाँ पर जीजान उसे कह देता है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा खाए में हो मुझे यहाँ से भगाने के लिए। एंड ये जी यहाँ पर ऐसा नाटक करती है कि जैसा वो चाहती नहीं है। वो बोलती तुम जैसा समझो वैसा बिल्कुल नहीं है। एंड वो जैसे आगे बढ़ रही थी उसका पैर फिसल सा जाता है। एंड यहाँ पर वो दोनों बेड पर होते हैं, जहाँ पर उनकी क्लोजनेस बहुत बढ़ जाती है। और तो यहाँ पर वो उसके फेस को निहारने लग जाती है, जहाँ पर उन दोनों की क्लोजनेस बढ़ते जा रही थी। जीजान को लग रहा था कि वो दोनों किस करेंगे, बट यहाँ पर बेचारी ये जिन को उल्टी आ जाती है। फिर बाद में यहाँ पर जीजान ये जिन को देखते रह जाता है कि इतना जल्दी कोई इंसान कैसे सो सकता है। फिर यहाँ से वो जाने वाला था, जहाँ पर ये जिन उसके हाथ को पकड़ लेती है, कहते कि हस्बैंड प्लीज़ आज तुम यहाँ से मत जाओ। एंड वो उसे पकड़ कर यहाँ पर सोने लग जाती है, जहाँ पर जीजान चाहते हुए भी वहाँ से नहीं जा पाता है। एंड ऐसे करते करते यहाँ पर सुबह हो जाती है, जहाँ पर जियो जिन की नींद खुल जाती है। और दानिया जी जैसे अपने आप को देखते वो जोर से चिल्लाने लग जाती है, और उसके चिल्लाने की आवाज़ से यहाँ पर जीजान भी उठ जाता है, जहाँ पर जीजान को ये जिन के हाथ से बड़े ज़ोर से थप्पड़ पड़ जाती है। फिर कुछ समय बाद यहाँ पर वो उसे माफ़ी मांगने लग जाती है, ये कहते हुए कि कल रात को मैंने कुछ ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था और तुम मेरे बाजू में थे, तो फिर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं क्या करूँ। तो ऐसे समझ लेना कि मेरे इंस्टिंक्ट थे जिसे तुम्हें मारा है, वरना मैं तुम पर क्यों हाथ उठाऊंगी। यहाँ पर जीजान उसे बोलने लग जाता है कि जो हुआ उसे भूल जाओ, और प्लीज़ अब यहाँ पर इस स्क्रैपी प्लेस पर हम रहने नहीं वाले, तो अपना लगेज पैक करो और यहाँ से चलो। फिर इसके बाद यहाँ पर पैकिंग कर कर वो लोग जा रहे होते, जहाँ पर जीजान का असिस्टेंट उसे मिस्टर जीजान करके बुला रहा था। ये सुनते ही यहाँ पर हमारी ये जिन हैरान सी हो जाती है। बाद में यहाँ पर जीजान ऐसे बातों को पलटने लग जाता है, कहता है कि वो क्या है ना, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो फिर हम दोनों यहाँ पर एक दूसरे को इसी तरीके से प्यार से बुलाया करते। दूसरे यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट को बता रहा होता है कि प्लीज़ यहाँ पर मेरी आइडेंटिटी मेरी वाइफ के सामने रिवील करने की कोशिश बिल्कुल मत करना। असिस्टेंट यहाँ पर बोलने लग जाता है कि आप ग्रैंडपा को क्या एक्सप्लेनेशन दोगे। वो बोलता है कि ग्रैंडपा की चिंता तुम मत करो, मैं उन्हें देख लूँगा। बाद में यहाँ पर असिस्टेंट उसे कार की कीज और जो न्यू घर के अपार्टमेंट के प्रॉपर्टी के पेपर्स देने लग जाता है, जो कि यहाँ पर जीजान ने अरेंज करने के लिए कहा था। फिर बाद में यहाँ से वो चला जाता है, जहाँ पर ये जिन की नज़र उस कार पर पड़ जाती है। वो यहाँ पर जीजान से बोलने लग जाती है कि तुम्हें नहीं लगता ये कार कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंसिव कार्स में से आता है। जीजान बोलता है कि हाँ सही कहा तुमने, लेकिन ये वाला जो मॉडल है वो सेकेंड हैंड है ना, तो फिर मुझे बहुत चीप रेट में ये मिल चुका है। ये जिन यहाँ पर बोलने लग जाती है कि अगर मुझे पता होता कि सेकेंड हैंड कार से इतने ज़्यादा सस्ते मिलते तो मैं तो कब का 2 दिन खरीद चुकी होती। लेकिन बाद में यहाँ पर जैसे वो लगेज रखने लगता है, ये जिनको शक जाता है। वो कहते कि तुम पक्का श्योर हो ना कि ये सेकेंड हैंड है, क्योंकि एकदम क्लासी और न्यू लग रही है। जीजान यहाँ पर उसे बताता है कि न्यू तो लगेगी, कल ही मैंने यहाँ पर कार को वॉश तो करवाया है। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग उनके न्यू अपार्टमेंट में चले जाते हैं, जहाँ पर ये जिन तो घर को देखती ही रह जाती है। और दूसरा यहाँ पर जीजान उसे कह रहा होता है मैंने यहाँ पर अपनी सालों की सेविंग्स को मिलाकर इस घर को खरीदा हुआ है, तो फिर यहाँ पर ये इतना ज़्यादा भी अच्छा नहीं है। मनी मनी यहाँ पर वो कह रहा होता है कि जितना पूरा घर होगा उतना मेरा विला का तो एक बाथरूम ही हो जाएगा। देखना अभी लड़की किस तरीके से इस घर को छोटा बुलाएगी और यहाँ पर बड़े घर की मांग करने लग जाएगी। बट यहाँ पर ये जिन ऐसा बिल्कुल नहीं करती है। वो कहती है कि खराब घर, ये घर तो बहुत ज़्यादा प्रीति है और मुझे ये घर बहुत ज़्यादा पसंद आया है, लेकिन ज़रा मुझे एक बात बताओ, ये घर यहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव एरिया में है, तो तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर ये घर का प्राइस कुछ ज़्यादा ही हाई होगा? कहीं तुमने लोन तो नहीं लिया है? जीजान कहते हैं कि हाँ सही कहा कि मैंने लोन लेकर इसे लिया है। सेविंग्स कुछ ज़्यादा कम पड़ रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं लोन ले लूँ, लेकिन अब लोन पे करने के लिए मेरे पास ज़्यादा इंटरेस्ट बचे नहीं है। बाद में यहाँ पर ये जिन अपने बैग से कुछ पैसों को निकाल कर उसे देने लग जाती है, जहाँ पर जीजान वो पैसे लेने से मना कर देता है। एंड यहाँ पर ये जिन उसे समझा रही थी कि अब इस घर में हम दोनों को रहना है और हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है, तो फिर हमें भी यहाँ पर इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो निभानी होगी। एज ए वुमन यहाँ पर मेरा काम है कि मैं घर का ध्यान रखूँ, तुम्हारा भी ध्यान रखो, एंड एज ए मैन तुम्हारा ये काम है कि तुम यहाँ पर मेरा ध्यान रखो और घर पर पैसे लेकर आओ। तो फिर उसकी चिंता मत करो, हम दोनों मिल बांट कर कोई ना कोई जुगाड़ तो कर ही लेंगे। यहाँ पर जीजान वो पैसे लेने से मना कर देता है। वो कहता है कि तुम एक वुमन हो और मैं एक मैन हूँ, और यहाँ पर एक मैन होते हुए मैं किसी वुमन से पैसे उसके नहीं ले सकता। यहाँ पर उसकी वुमन यानी कि ये जीन बोलने लग जाती है कि तुम भी कितने पुराने ख्यालात वाले हो, आजकल ज़माना बदल चुका है, आजकल हस्बैंड एंड वाइफ दोनों वर्क किया करते हैं, तो फिर तुम इन पैसों को ले सकते हो। बाद में ऐसे जैसे वो मुड़ जाती है उसका एंकल ट्विस्ट हो जाता है एंड वापस यहाँ पर वो गिरने वाली थी, जहाँ पर
जी चान उसे बचाते हुए उसके ऊपर सोफा पर गिर जाता है। एंड इतने में यहाँ पर ग्रैंडपा का कॉल आ जाता है। एंड यहाँ पर ग्रैंडपा जो है जी चान को सुनाना शुरू कर देते कि तुमने यहाँ पर ये जिन को इतने छोटे अपार्टमेंट में क्यों रखा है। मैं अभी बता रहा हूँ, अगर उसे कोई भी तकलीफ हुई तो फिर याद रखना मैं तुम्हें तुम्हारे घर से निकाल दूंगा और सारे की सारी प्रॉपर्टीज कंपनीज यहाँ पर ये जिन के नाम पर कर दूंगा अगर उसे कोई भी मुसीबत आई तो। एंड बाद में यहाँ पर वो कॉल ये जिन को देने के लिए कह देते, जहाँ पर ये जिन ग्रैंडपा से कह रही थी कि ग्रैंडपा यहाँ पर आपको जी चान के ऊपर चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये घर मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है और रही बात जी चान की तो वो भी बहुत अच्छा है। ग्रैंडपा यहाँ पर बोलने लग जाते हैं कि मैं तुमसे कहा था ना कि मेरा यहाँ पर ग्रैंडसन बहुत ज़्यादा ही हैंडसम है। फिर यहाँ पर वो अपने ग्रैंडसन की आइडेंटिटी को रिवील करने वाले थे कि यहाँ पर जी चान फ़ोन को फटाक से छीन लेता है और कॉल को कट कर देता है और यहाँ पर बहाना मारते हुए वहाँ से भाग जाता है कि मुझे कंपनी में लेट हो रहा है जॉब करने के लिए। फिर दोस्तों यहाँ पर ये जिन अपने मैरिज सर्टिफिकेट को देख रही होती है, जहाँ पर उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी सचमुच शादी हो चुकी है। एंड बाद में यहाँ पर ये जिन अपने बहुत अच्छे डिशेस को बनाने लग जाती है, लेकिन यहाँ पर उसे कुछ ज़्यादा चीख भी आने लग जाती है। दूसरे यहाँ पर रात हो जाती है, जहाँ पर जीचान को कॉल आ जाता है उसे ग्रैंडपा का और उसके ग्रैंडपा यहाँ पर उसे सुनाने लग जाते हैं कि यहाँ पर तुम लोग अभी अभी नए घर पर शिफ्ट हुए हो और तुम अभी तक घर नहीं गए हो, आखिर तुम ओवर टाइम क्यों वर्क कर रहे हो। जीचान को समझ नहीं आता कि आखिर ग्रैंडपा को कैसे पता चला। फिर उसे समझ आ जाता है अपने बॉडीगार्ड्स और अपने असिस्टेंट को देखते हुए। तो फिर यहाँ पर ग्रैंडपा उसे तुरंत ही घर जाने के लिए बोल देते। जीचान यहाँ पर जैसे ही घर आता है वो यहाँ पर ये जिन को देखता है जिसने यहाँ पर उसके लिए ढेर सारी डिशेस बनाई हुई थी और वो बेचारी उसका इंतजार करते हुए वहीं पर सो गई थी। फिर यहाँ पर वो उसे उठाता है और उसे अपने बेडरूम में जाकर सोने के लिए कहता है। बट बाद में यहाँ पर वो नोटिस करता है कि ये जिन को बहुत ज़्यादा ही बुखार है, तो वो उसे अपने साथ हॉस्पिटल चलने के लिए कहता है, जहाँ पर ये जिन हॉस्पिटल जाने से मना कर देती है क्योंकि हॉस्पिटल अगर वो लोग जाएंगे तो फिर बहुत सारे पैसे वहीं पर बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन उसके पास यहाँ पर सूटकेस में कुछ रेगुलर मेडिसिन थे तो वो लेने के लिए चलने लग जाती है। बट यहाँ पर वो ढंग से चल भी नहीं पा रही थी। जैसे ही यहाँ पर वो गिरने वाली थी उतने में यहाँ पर जीचान उसे पकड़ लेता है एंड यहाँ पर सोफा पर उनका एक्सीडेंटल केस हो जाता है। बाद में यहाँ पर वो उसे माफ़ी मांगने लग जाती है, कहते कि प्लीज़ मुझे हॉस्पिटल लेकर मत जाना, मुझे इंजेक्शन से डर लगता है। एंड वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। जीचान यहाँ पर उसे देखती रह जाता है, कहता है कि दिखने में कितनी ज़्यादा भोली भाली लगती है, लेकिन नहीं, मैं ठहरा यहाँ पर मिस्टर पार्क जीचान, मैं यहाँ पर इस लड़की के प्यार में नहीं पड़ूंगा। और यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट को कॉल कर चाइना का सबसे बेस्ट डॉक्टर यहाँ पर मंगवाने लग जाता है। बाद में यहाँ पर डॉक्टर आकर ये जिन को चेक करने लग जाते हैं, जहाँ पर वो जीचान को बताते हैं कि ज़्यादा काम करने की वजह से उसकी बॉडी टायर्ड हो गई है और उसकी इम्यूनिटी सिस्टम भी वीक पड़ चुकी है, तो फिर याद से रात को उन्हें उठाकर मेडिसिन को दे देना। बाद में यहाँ पर मेडिसिन लेकर आ जाता है एंड यहाँ पर वो बड़ी कोशिश करता है ये जिन को उठाने की, बट वो उठ ही नहीं रहती और न जाने क्यों यहाँ पर वो मेडिसिन को खा लेता है और उसे किस करने लग जाता है, जहाँ पर ये जिन को नाइट में आ रहा होता है एंड यहाँ पर वो चिल्ला रही होती है। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे कंफर्ट करता है और सोच पड़ जाता है कि आखिर न जाने ये कौन सी चीज़ से गुजरी होगी कि उसे यहाँ पर इतना ज़्यादा डर लग रहा है और वो इस चीज़ से एस्केप करना चाहती है। फिर बाद में यहाँ पर वो रात भर उसी का ध्यान रखते रहता है एंड जैसी मॉर्निंग यहाँ पर होती है हम यहाँ पर ये जिन को देखते हैं जो कि उठकर जीचान को अपने बाजू में देखकर शॉक हो जाती है एंड कहते कि तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो। जीचान यहाँ पर उसे बताने लग जाता है कि लास्ट नाइट तुम्हें 40 डिग्री सेल्सियस तक बुखार था, तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हारा ध्यान रख रहा था। और रही बात रूम की, तो ये मेरा बेडरूम है, तुम्हारा नहीं, और तुम रात भर यहाँ पर मेरे हाथ पर सोई पड़ी थी जिस वजह से मेरा पूरा हाथ नम पड़ चुका है। ये जिन यहाँ पर उसे तान के बोलने लग जाती है उसका रात भर ध्यान रखने के लिए। इतने में यहाँ पर ग्रैंडपा के चिल्लाने की आवाज़ आने लग जाती है, जहाँ पर ग्रैंडपा चिल्ला कर जीचान को बुला रहे होते एंड उसे डांट लगा रहे होते। बट यहाँ पर ये जिन ग्रैंडपा को ऐसा करने से मना कर देती है एंड बताती है कि जीचान ने यहाँ पर रात भर मेरा ध्यान किस तरीके से रखा है। ग्रैंडपा यहाँ पर खुश हो जाते एंड ये जिन को यहाँ पर उस बॉक्स में से जेड का ब्रेसलेट देने लग जाते, जिसे देखकर यहाँ पर जीचान चौंक हो जाता है। कहता है कि आप ये ब्रेसलेट यहाँ पर इसे क्यों दे रहे हो, आपको पता है ना ये ब्रेसलेट यहाँ पर हमारी फैमिली की फ्यूचर डॉटर इन लॉ को रिप्रेजेंट करती है। ग्रैंडपा यहाँ पर बोलने लग जाते, हाँ तो मैं ये ब्रेसलेट मेरी फ्यूचर डॉटर इन लॉ को ही तो दे रहा हूँ, तुम भी क्या अजीब सी बातें करते रह जाते हो। ये जिन यहाँ पर उस ब्रेसलेट को लेने से मना कर देती है, ये कहते हुए कि कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव दिख रहा है। ग्रैंडपा कहते कि ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, बस खाली 10 या फिर 11 बिलियंस का होगा। ये सुनकर ये जिन चौंक हो जाती है एंड यहाँ पर जीचान जो है बातों को घुमाने लग जाता है। कहता है कि ग्रैंडपा की आदत है प्राइजेस को बढ़ा चढ़ाकर बोलने की और मजाक करने की। ग्रैंडपा यहाँ पर जीचान को कुछ भी बकवास बातें करने से मना करने लग जाते हैं एंड यहाँ पर ये जिन को उसे देने लग जाते। ये जिन को लग रहा होता है कि वो फेक है, इस वजह से वो उस ब्रेसलेट को एक्सेप्ट कर लेती है एंड बाद में यहाँ से ग्रैंडपा चले जाते हैं। एंड जब यहाँ पर वो लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते
चीचा ने यहाँ पर ये जी को अपने पार्ट टाइम वर्क पे जाने से मना कर देता है क्योंकि वो बीमार जो होती है। ये जिन कहती कि टेंशन मत लो, मेरा पार्ट टाइम वर्क खत्म हो चुका है एंड मैं वहाँ पर नहीं जाने वाली हूँ। जीजन बाद में यहाँ पर उसे कल के जॉब के बारे में पूछने लग जाता है। ये जिन बोलते कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता, एंड बाद में यहाँ से वो बहाना मारते हुए कि उसे लेट हो रहा है वहाँ से भाग जाता है। इतने में यहाँ पर ये जिन को उसकी मैनेजर का कॉल आ जाता है जो उसे बोलने लग जाती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी आसानी से जॉब को क्विट कर सकती हो, अभी तक यहाँ पर रेजिग्नेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। ये जिन यहाँ पर सोचने पड़ जाती है कि उसे अब तो यहाँ पर कंपनी में जाना होगा, तो वह यहाँ पर वो अपनी जॉब पर चली जाती है। यहाँ पर जब वो वेटिंग एरिया में बैठी होती है तब यहाँ पर आपस में एम्प्लॉयज बात कर रहे होते हैं कि हमें यकीन नहीं हो रहा है आज यहाँ पर मिस्टर पार्क हमारी कंपनी में आने वाले। एंड कहा जाता है कि वो सिंगल है, न जाने वो कितने ज़्यादा हैंडसम दिखते होंगे। यहाँ पर ये जिन उनकी बातों को सुनकर मुस्कुराने लग जाती है। फिर बाद में यहाँ पर एम्प्लॉय आकर उसे उसकी सैलरी कलेक्ट करने के लिए बोल देती है, जहाँ पर ये जिन बड़ी कुछ भाग कर चली जाती है। दूसरे यहाँ पर जी जान की उस कंपनी में एंट्री हो जाती है जहाँ पर वो एक लड़की को भागते हुए देख लेता है जो कि ये जिनी होती है, पर उसे कंफर्म नहीं होता क्योंकि उसे दूर से देखा हुआ होता है। तो वो सोचने पड़ जाता है कि लगता है मैंने उस लड़की को कहीं तो देखा है। दूसरे यहाँ पर जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो हैंडसम जी जान को देखकर बस उसे ही देखने लग जाते हैं। एंड यहाँ पर फीमेल एम्प्लॉयज़ तो बस यही विश कर रही होती है कि काश उनके पास इतना हैंडसम और इतना रिच हस्बैंड हो सकता है। दूसरे यहाँ पर जी जान वहाँ के डायरेक्टर को सारी की सारी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स निकालने के लिए कह देता है। बाद में यहाँ पर हम देखते हैं ये जिनको जो कि मैनेजर से अपनी सैलरी को मांग रही होती है, बट इतने में यहाँ पर पीछे से हम उसके डैड को देखते हैं। यहाँ पर उसके डैड ये जिन पर चिल्ला रहे होते हैं कि आखिर तुम घर से कहाँ भाग गए हो, मैंने तुम्हें कितनी कॉल करने की कोशिश की बट यहाँ पर तुमने मेरे कॉल्स को तो पिक ही नहीं किया। ये जिन यहाँ पर बोलने लग जाते कि क्यों आपकी कॉल को पिक कर आखिर मैं कर रही हूँ क्या, ताकि आप यहाँ पर मेरी शादी उस बुढ़े वैंग के साथ करवा दो। यहाँ पर उसके डैड बोलने लग जाते कि मैं ऐसी थोड़ी ना शादी करवा रहा हूँ, इन रिटर्न यहाँ पर वो लोग मुझे 2 मिलियन देने के लिए रेडी है। ये जिन वहाँ से जाने लग जाती है जहाँ पर उसकी मैनेजर से बोलती है कि 2 मिलियन वो भी तुम्हारे बदले, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा वर्थ कुछ ज़्यादा ही है, अभी मौका है उसके साथ में शादी कर लो। यहाँ पर ये जिन उस मैनेजर से बोलने लग जाती है यहाँ पर एज अ बॉस आप बहुत ही गंदी इंसान हो, यहाँ पर आपने मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाते मुझे ये कहते हुए यहाँ पर बुलाया कि आप मेरी सैलरी देना चाहती हो, बट असल में यहाँ पर ये सारी सब कुछ आपकी प्लानिंग थी ताकि यहाँ पर मेरे डैड आकर यहाँ पर मेरी बेइज्जती कर सके। अंकल यहाँ पर से ये जिन को ले जाने लगते हैं जहाँ पर ये जिन उनके साथ जाने से साफ साफ मना कर देती है। अंकल कह रहे होते कि मेरी बात को समझो और मुझे सब कुछ पता है कि इन सब के पीछे तुम्हारा और तुम्हारी मॉम का हाथ है। वो यहाँ पर चाहती नहीं होगी ना कि उसे वो पैसे मिल पाए, क्योंकि वो सिर्फ उन पैसों से ऐश करना चाहते हैं जो कि यहाँ पर तुमने उसे दिए होंगे। मैं तुम्हें अभी बोल रहा हूँ अगर तुम यहाँ पर वैंग के साथ में शादी कर लोगी तो फ़ायदे में रहोगी, और क्या हुआ अगर वो एक ओल्ड पर्सन है तो कम से कम उसके पास पैसे तो है, तुम यहाँ पर पूरी लाइफ आराम से अपनी ज़िंदगी जी पाओगी। ये जन यहाँ पर बोलने लग जाती कि मैं किसी अरे गैर के साथ शादी करने वाले बिल्कुल भी नहीं हूँ और मेरी शादी ऑलरेडी हो चुकी है, जहाँ पर वो अपने डैड को अपना मैरिज सर्टिफिकेट देने लग जाती है। उसके डैड यहाँ पर उस मैन को देखकर बोलते कि दिखने में तो तुम्हारा हस्बैंड ढंग का लगता है। इतने में यहाँ पर वो मैनेजर भी उस मैरिज सर्टिफिकेट को देख लेती है, जहाँ पर वो सोचने पड़ जाती है कि इसका हस्बैंड यहाँ पर जी छांग ग्रुप का प्रेसिडेंट क्यों लग रहा है। इतने में हम यहाँ पर जी छांग को देखते जहाँ पर वहाँ का डायरेक्टर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स लेकर आ गया होता है। जी छांग कहते हैं कि ये सब तो ठीक है, लेकिन ये बाजू वाले रूम से इतना आवाज़ क्यों आ रहा है। और वो मैनेजर बताने लग जाता है कि एक्चुअली यहाँ पर एक एम्प्लॉय है ना, तो उसके डैड यहाँ पर उससे मिलने के लिए आए हैं और वो लोग यहाँ पर सीन क्रिएट कर रहे हैं। जी छांग यहाँ पर उस एम्प्लॉय का नाम पूछने लग जाता है और नाम जानते ही यहाँ पर वो कंफ्यूज हो जाता है, सोच में पड़ जाता है कहीं ये मेरी वाइफ तो नहीं है, एंड तुरंत ही यहाँ पर वो इस रूम से उस रूम में जाने के लिए निकल पड़ता है। बाद में हम वापस से उस मैनेजर को देखते जो कि यहाँ पर ये जिन पर चिल्ला रही होती है कि क्या तुम कितनी बड़ी पागल हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर प्रेसिडेंट की फोटो को अपने मैरिज सर्टिफिकेट पर चिपका लोगी तो हमें से किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ये जिन यहाँ पर बोलने लग जाती है कि ये मेरा हस्बैंड है, कोई कंपनी का प्रेसिडेंट नहीं है, यहाँ पर तुम किसी चीज़ को मिसअंडरस्टैंड कर रही हो। पर मैनेजर बोलने लग जाती कि बकवास बातें करना बंद करो, तुम्हें पता भी है कि इस इंसान का वर्थ कितना ज़्यादा होगा और अगर ये इंसान चाहे तो तुम्हें जेल में भी डाल सकता है इस तरीके से उसका फोटो मिसयूज़ करने के लिए। और यहाँ पर वो सजेस्ट कर रही होती है कि बेटर होगा अगर तुम यहाँ पर उस बुढ़े इंसान के साथ में शादी कर लोगी तो। इतने में यहाँ पर वो उसे थप्पड़ मारने वाली थी, जहाँ पर आ जाता है जी छांग। मैनेजर उसे देखकर तो जी छांग बुलाने लग जाती है और यहाँ पर ये जिन कंफ्यूज हो जाती है, कहते कि तुम यहाँ के प्रेसिडेंट हो। जी छांग बोलते कि नहीं ऐसे कोई भी बात नहीं है, एक्चुअली यहाँ पर मेरा सरनेम और तो मिस्टर जी छांग का सरनेम सेनी है,
इस वजह से सभी लोगों को लगता है कि मैं उनका बॉस हूँ, बट मैं तो असल में यहाँ पर सेक्रेटरी हूँ। एंड यहाँ पर वो अपने सेक्रेटरी को इशारा करता है, जहाँ पर वो बॉस बनने की एक्टिंग शुरू कर देता है। बाद में यहाँ पर मैनेजर उसके असिस्टेंट को बड़े अच्छे से इंट्रोड्यूस करवाने लग जाती है। उसे लग रहा था कि ये प्रेसिडेंट है, एंड यहाँ पर बार बार उसे मिस्टर प्रेसिडेंट बोलते हुए अपनी तारीफ करने लग जाती है एंड सिचुएशन के बारे में बताने लग जाती है। असिस्टेंट यहाँ पर सोच पड़ जाता है कि आखिर मैं क्या ही करूँ। तो वो बोलता है कि ठीक है, अब इस मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई है तो फिर सभी लोग यहाँ से जा सकते हैं। एंड यहाँ पर चिल्लाकर वो मैनेजर उन दोनों को वहाँ से जाने के लिए कहती है, जहाँ पर अंकल अपनी बेटी को लेकर जा रहे थे। बट यहाँ पर जीशान उन्हें रोकने लग जाता है। तो मैनेजर यहाँ पर जीशान पर चिल्ला उठती है, जहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर पर चिल्ला उठता है। कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हो इसके साथ ऐसी बात करने की, वो मेरा असिस्टेंट है और हम दोनों इतने सालों से काम कर रहे हैं और तुम उस पर आवाज़ उठा रही हो। मैनेजर बोलने लग जाता है कि मेरा मतलब ये नहीं था, असल में यहाँ पर इस एम्प्लॉय का वो फादर है, तो फिर उस एज अ फादर उसका तो यही हक बनता है ना। बाद में यहाँ पर अंकल बोलने लग जाते हैं कि हाँ वो मेरी बेटी है और मैं यहाँ पर तुम दोनों की शादी को अपोज कर रहा हूँ। अगर यहाँ पर मेरी बेटी किसी से शादी करेगी तो वो सिर्फ मिस्टर वैंग हो सकते, भले ही यहाँ पर वो बुढ़ा क्यों ना हो, लेकिन वो यहाँ पर मुझे 2 मिलियन देने के लिए रेडी है। यहाँ पर जीशान को यूजिन कह रही होती कि प्लीज़ तुम इसकी बातों को सुनो मत, मेरे डैड ड्रग एडिक्ट है और तो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखते, तुम बता भी नहीं सकते कि अभी वो ड्रंक है भी या फिर नहीं। यहाँ पर जीशान समझ जाता है कि आखिर ये जिनको उस रात को नाइट में क्यों आ रहे थे कि कहीं उसकी शादी ज़बरदस्ती किसी और के साथ ना करवा दी जाए। तो फिर यहाँ पर वो अपने फादर इन लॉ को बोलने लग जाता है कि ठीक है मैं आपको 2 मिलियन देने के लिए रेडी हूँ। एंड यहाँ पर वो उन्हें 2 मिलियन को दे देता है, जहाँ पर अंकल खुशी खुशी वहाँ से चले जाते हैं। बट यहाँ पर जीशान उन्हें वार्निंग देता है कि नेक्स्ट टाइम अपनी बेटी को ढूंढते यहाँ पर आना मत, वरना आपके साथ बहुत बुरा हो जाएगा। दूसरी यहाँ पर वो मैनेजर घबरा रही होती है, जहाँ पर जीशान उसे चिढ़ाना शुरू कर देता है। एंड यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट को इशारे करता है, जहाँ पर उसका असिस्टेंट उस मैनेजर को इस कंपनी से फायर कर देता है। यहाँ पर मैनेजर बड़ी माफ़ी मांगने की कोशिश करती है, बट उसकी माफ़ी मांगने का कोई भी रिजल्ट होता ही नहीं है। और यहाँ पर गार्ड्स उसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। बाद में यहाँ पर वो असिस्टेंट यूजिन को कहने लग जाता है कि माफ़ कर देना, यहाँ पर आकर आपको इतनी परेशानी सहनी पड़ी, इसलिए मैं यहाँ पर अपनी कंपनी में आपको वापस से जॉब ऑफर करना चाहता हूँ और इस बार सैलरी आपकी 60% बना दूंगा। ये सुनकर यहाँ पर यूजिन हैरान हो जाती है। असिस्टेंट को लगता है कि 60% कम है, तो वो 80% बढ़ाकर वहाँ से चला जाता है, जहाँ पर एजेंट बहुत कुछ हो जाती है, बट कहती है कि तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे पास कुछ ज़्यादा ही फ्रेंडली है और यहाँ पर तुमने मेरे डैड को 2 मिलियन कैसे दे दिए। यहाँ पर जीशान उसे समझाने लग जाता है कि तुम इन सारी चीज़ों की टेंशन मत लो। रही बात मेरे और मेरे बॉस की, तो हम दोनों का रिलेशन बहुत ज़्यादा ही अच्छा है और मेरे बॉस बहुत ही डाउन टू अर्थ है, जहाँ पर वो बाकी चीज़ों को बड़े अच्छे से समझते हैं। दोस्तों यहाँ पर एजेंट एक नोटबुक में 2 मिलियन लिखकर वो पेश फाड़ कर यहाँ पर जीशान को दे देती है। कहती है कि ये लोन का स्लिप है, मैं यहाँ पर पैसे अर्न कर तुम्हें ये पैसे सारे लौटा दूंगी। जीशान करता है लेकिन 2 मिलियन लौटाते तुम्हें बहुत साल हो जाएंगे। ये जिन कहते तो इसमें क्या हो गया, बट मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे लौटा कर रहूँगी। अब तुम यहाँ पर अपने बॉस के पीछे जाओ, वरना वो तुम पर गुस्सा हो जाएंगे और मैं घर जाकर तुम्हारे लिए बड़े अच्छे से खाने प्रिपेयर करती हूँ। यहाँ पर जीशान उसे कुछ भी करने से मना कर देता है, ये कहते हुए कि तुम बीमार हो तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। ये जिन कहते कि ठीक है जाओ जाकर अपने बॉस को इन्फॉर्म कर दो। जीशान गुस्से में आ जाता है, कहता है कि वो कौन होता है मुझे कंट्रोल करने वाला। ये जिन यहाँ पर कंफ्यूज हो जाती है। जीशान कहते हैं कि मेरे कहने का मतलब ये है कि मुझे बस उन्हें इन्फॉर्म करना होगा, फिर वो मुझे जाने देंगे। एंड बाद में यहाँ से वो लोग जाने लग जाते हैं। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग ये जिन के इलेक्ट्रिक स्कूटर के पास आ जाते हैं। जीशान कहते हैं कि हम टैक्सी लेकर नहीं जा सकते। ये जिन बोलते कि टैक्सी, तुम्हें पता भी है कि टैक्सी के रेट्स क्या चल रहे हैं, अगर टैक्सी से कहना तो फिर हम रेंट के लिए पैसे नहीं बचा पाएंगे और वैसे भी इलेक्ट्रिक स्कूटर है ना, इसे वापस लेने के लिए यहाँ तक कौन ही आएगा। बाद में यहाँ पर वो लोग इलेक्ट्रिक स्कूटर पर निकल पड़ते हैं और यहाँ पर वो लोग घर जाने के बदले मार्केट आ जाता है। जीशान को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आता। यूजिन उससे कहते कि अरे घर पर अगर खाना बनाना हो तो वेजिटेबल्स तो लाने ही होंगे, इसलिए हम यहाँ पर ग्रॉसरी शॉपिंग करने आए हैं। फिर बाद में यहाँ पर वो एक लेडी वेंडर के पास जाती है, जहाँ पर वो उससे सभी चीज़ों के प्राइस पूछने लग जाती है। लेडी वेंडर पूछे कि प्राइस सिर्फ पूछ क्या रही हो, कुछ तुम्हें लेना नहीं है। जीशान बोलता है कि तुम प्राइस क्यों पूछ रहे हो, चुपचाप बस यहाँ पर चीज़ों को ले लो ना। यूजिन कहते कि तुम्हें पता नहीं है। एंड यहाँ पर वो उसे दूसरे वेंडर के पास ले चली जाती है, जो कि मैन होता है। एंड यहाँ पर वो वीडियोस में बिजी था। एंड यहाँ पर ये जिन उसे देखते उसे हैंडसम मैन बुलाने लग जाती है, जहाँ पर उस वेंडर का पूरा ध्यान यहाँ पर ये जिन पर होता है। एंड साथ साथ यहाँ पर वो उसे कुछ वेजिटेबल्स मुफ्त में भी दे देता है। फिर बाद में यहाँ पर जब जीशान उसे मारने लग जाता है तो वेंडर उस पर चिल्ला उठता है, कहता है कि वो लड़की दिखने में क्यूट थी, हीरोइन जैसे लग रही थी, तुम में ऐसी कौन सी बात है जो मैं यहाँ पर तुम्हें चीज़ें दूँ। बाद में यहाँ पर जीशान अपने कैश को निकालता है, जिसे देखकर वो वेंडर उसे ढेर सारे फ्रूट्स से देता है।
फिर बाद में यहाँ पर वो लोग स्कूटी से जा रहे होते, जहाँ पर जीशन उसे वापस से मार्केट जाने के लिए मना करता है, ये कहते हुए कि वो एरिया सेफ नहीं है। एंड इतने में यहाँ पर एक कार बड़ी तेज़ी से उनके बैठ से जाती है, जिस कार में से वो मैनेजर और उसका हस्बैंड बाहर निकलते हैं। बाद में यहाँ पर मैनेजर उसे क्रिटिसाइज करने लग जाती है, कहती कि जितने तुम्हारे स्टैंडर्ड्स है तुमने यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग अपने हस्बैंड को चूज़ किया हुआ है, मुझे बहुत बुरा लगता है तुम्हारे लिए। एंड यहाँ पर वो उसके ऊपर पैसे फेंकने लग जाती है, साथ साथ वो उसके वेजिटेबल्स का भी मजाक उड़ाने लग जाती है। यहाँ पर जीशन उसे हेल्प करना चाहता है, पर यहाँ पर ये जीव ऐसा कुछ भी करने से मना कर देती है। बाद में यहाँ पर मैनेजर अपने हस्बैंड से बोलती है कि आज इन दोनों की वजह से मुझे मेरी जॉब से निकाल दिया गया, प्लीज़ यहाँ पर मेरी कुछ हेल्प करो। एंड यहाँ पर उसका हस्बैंड कहता है कि तुम टेंशन मत लो, यहाँ पर मैं इस कंपनी में हायर अप्स को जानता हूँ जो कि यहाँ पर इन दोनों को कंपनी से निकाल देंगे। लेकिन जैसे यहाँ पर जीशन अपने हेलमेट को निकालता है, यहाँ पर वो इंसानों से देखकर शॉक हो जाता है एंड वो उल्टा यहाँ पर उस मैनेजर को ही थप्पड़ मार देता है और उसे चुपचाप गाड़ी में बिठाते हुए वहाँ से ले चला जाता है। ये जिन कहते हैं कि वो तुम्हें देखकर इतना डर क्यों किया गया था। जीशन उसे कहते हैं कि क्या पता उसे पता हो कि मैं यहाँ पर प्रेसिडेंट का असिस्टेंट जो हूँ, तो फिर इस वजह से। बाद में यहाँ पर वो लोग घर चले जाते हैं एंड बाद में यहाँ पर वो लोग लंच कर रहे होते हैं, जहाँ पर जीशन इस मार्केट वाली सब्जियों को खाकर बोल रहा होता है कि हाँ मेरी नैनी से तो ज़्यादा टेस्टी बनी है। यहाँ पर वो कहने लग जाते कि नैनी, एंड जीशन यहाँ पर बहाने मानने लगता है कि हाँ वो एक्चुअली मेरी मॉम नैनी का काम किया करती थी ना, तो वो मुझे आदत सी पड़ गई है बार बार ऐसा बोलने की, बट मेरी मॉम यहाँ पर बड़ा टेस्टी खाना बनाती है। यूजिन कहते हैं कि तो फिर जाकर हमें तुम्हारी मॉम को मिल लेना चाहिए, क्योंकि मैं जब से यहाँ पर आई हूँ उनसे मिली ही नहीं हूँ। जीशन कहते हैं कि नहीं फ़िलहाल हम उनसे नहीं मिल सकते, हम उनसे बाद में मिल लेंगे बिकॉज उन्हें फ्री टाइम कहाँ मिलता है। अगर वो किसी दिन भी फ्री टाइम ले लेंगी तो फिर उनकी सैलरी कट होने लग जाती है। फिर बाद में यहाँ पर वो उसके शर्ट को नोटिस करती है जो कि फट चुका था। जीशन बोलते कि इसमें क्या हुआ, हम बाद में यहाँ पर जाकर नया टी शर्ट लेकर आ जाएंगे। यूजिन कहते कि नहीं ये टी शर्ट बहुत ज़्यादा ही एक्सपेंसिव लग रहा है, तो फिर तुम टेंशन मत लो, मैं इसकी सिलाई कर दूंगी। एंड यहाँ पर निडल और थ्रेड की मदद से उसे सीलने लग जाती है, जहाँ पर जीशन उसे देख रहा होता है। जीशन यहाँ पर उसे बोलने लग जाता है कि तुम तो यहाँ पर हर एक काम में माहिर हो, ऐसा दुनिया का कोई काम नहीं होगा जो तुम्हें नहीं आता है। एंड यहाँ पर ये जिन बताने लग जाते कि सारे काम उसे यहाँ पर उसे ग्रैंड मैंने सिखाए, क्योंकि आए दिन न जाने तुम्हें कौन सी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए तुम बता नहीं सकते। इतने में यहाँ पर ये जिनको उससे ग्रैंडमा का कॉल आ जाता है तो वो बहुत खुश हो जाती है, बट यहाँ पर उस कॉल पर उसके डैड बात कर रहे होते, कहते हैं कि ग्रैंडमा की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, तुरंत ही यहाँ पर घर पर आ जाओ। ये जिनको कुछ समझ नहीं आता, उसके डैड उसे बातें एक्सप्लेन करने के लिए रेडी भी नहीं थे, उसे सीधा पैसे जमा कर घर आने के लिए बोल रहे थे। ये जन यहाँ से चली जाते हैं, जहाँ पर जीशन फटाक से अपने असिस्टेंट को कॉल लगाकर एक न्यू गाड़ी को प्रिपेयर करने के लिए बोल देता है, ताकि यहाँ पर ज़्यादा इमरजेंसी हो तो वो लोग उस ग्रैंडमा को उस कार में बैठाकर हॉस्पिटल ले जा सके। फिर बाद में हम यहाँ पर घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर ग्रैंडमा को कुछ हुआ होता ही नहीं है। असल में यहाँ पर वैंग आया होता है अपने पैसे वापस मांगने के लिए, क्योंकि उसकी शादी यहाँ पर अंकल की बेटी के साथ नहीं हुई होती है। यहाँ पर ग्रैंडमा अपने बेटे को समझा रही होती है कि तुम जो कर रही हो वो बहुत ही बुरा काम है, यहाँ पर ये जिनकी मर्जी के खिलाफ उसकी शादी करना बहुत बुरी बात है। एंड जानने के बाद कि वो शादीशुदा है, तुम सचमुच यहाँ पर अपने आप के पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। यहाँ पर उसका बेटा बोलने लग जाता है कि तुम चुप रहो, तुम अब यहाँ पर बुढ़ी हो चुकी हो, आखिर तुम्हें पता ही क्या है, तुम्हें पता है कि वैंग कितना होनहार इंसान है, यहाँ पर उसके पास कितने सारे लोग काम करते हैं और इसके पास पैसा ही पैसा है, अगर ये जिन उसके साथ शादी कर लेगी तो हम ही प्रॉफिट में रहेंगे। फिर यहाँ पर कुछ समय बाद यूजिन यहाँ पर घर पर पहुँच जाती है, जहाँ पर वो ग्रैंडमा को देखकर खुश हो जाती है कि ग्रैंडमा का कुछ हुआ नहीं है, बट यहाँ पर ग्रैंडमा उसे देखकर टेंशन में आ जाती है एंड तुरंत ही उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। यूजिन को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आता एंड यहाँ पर ग्रैंडमा उसके डैड की प्लानिंग को बताने लग जाती है कि असल में उसके डैड यहाँ पर उसे जानबूझकर बुलाए हुए हैं ताकि यहाँ पर वो उसे वैंग के हवाले कर दे। यहाँ पर वो जाने वाली थी कि इतने में यहाँ पर उसके डैड आ जाते हैं। साथ साथ हम यहाँ पर वैंग को देखते जो कि एकदम गुंडा होता है, जहाँ पर वो अपने गुंडे साथियों को लेकर आया हुआ था। उसके डैड यहाँ पर उसे समझा रहे कि देखो मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ, मेरी बातों को मान लो, बट यहाँ पर यूजिन उसकी बातों को मानने के लिए रेडी थी ही नहीं। जहाँ पर उसके डैड वैंग को बोलने लग जाते हैं कि देखो अब तुम इस मामले को खुद ही हैंडल कर सकते हो, मेरी बेटी यहाँ पर ही है, तुम उसे लेकर यहाँ से जा सकते हो, उसके बाद तुम उसके साथ शादी कर लेना और वो लाइफ टाइम यहाँ पर तुम्हारे साथ रहेगी। यहाँ पर ये जीन वैंग को वार्निंग देने लग जाती है, कहते कि देखो मैं तुम्हें अभी बता रही हूँ कि मेरी शादी ऑलरेडी हो चुकी है एंड यहाँ पर मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती हूँ। ये सुनकर यहाँ पर वैंग को गुस्सा आ जाता है और वह यहाँ पर उसके डैड को बोलने लग जाता है कि इसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, इससे इसका क्या मतलब है। अंकल कहता है कि तुम उसकी बातों को सुनो मत, ये लड़की बस यहाँ पर बहाने मार रही है, इसकी शादी वादी कुछ हुई नहीं है। बाद में यहाँ पर वैंग बड़ा खुश हो जाता है एंड यहाँ पर वो एक बाउल में ड्रिंक लेकर आता है जिसके अंदर
ड्रग्स मिले हुए होते हैं। यहाँ पर ये जिन उस ड्रिंक को पीने से मना कर देती है, तो फिर वो ज़बरदस्ती उसे वो ड्रिंक पिलाने लग जाता है। एंड इसके बाद यहाँ पर ढेर सारे बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं जो कि उन सबको एक एक कर मारने लग जाते हैं। एंड हम यहाँ पर जीचान को देखते हैं, जहाँ पर जीचान ये जिन को संभालता है एंड सभी लोगों को वार्निंग दे देता है कि इनमें से कोई भी बचकर नहीं जाना चाहिए। एंड यहाँ से वो ये जिन को लेकर घर चला जाता है। जीचान जब यहाँ पर उसे घर लेकर आता है तो फिर ये जिन यहाँ पर अपने सेंसेस में बिल्कुल नहीं होती है। यहाँ पर वो बेचारी बहुत ज़्यादा घबरा रही होती है कि कहीं उसके डैड तो आसपास नहीं है जो कि यहाँ पर उसे बैंक के हवाले कर देंगे। एंड यहाँ पर जीचान उसके लिए ठंडे पानी का बकेट ला देता है ताकि यहाँ पर वो उसकी उस सारी चीज़ों को बाहर निकाल पाए। एंड यहाँ पर वो उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसे प्रोटेक्ट करके रहेगा। एंड यहाँ पर वो रात भर उसका ध्यान रखने लग जाता है। जहाँ पर जैसी मॉर्निंग हो जाती है ये जिन की नींद खुलती है। एंड यहाँ पर वो वापस से जीचान को देखकर शॉक हो जाती है। जीचान कहते कि डरो मत, मैं तुम्हारा ही हस्बैंड हूँ, मैं यहाँ पर तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए बैठा हूँ। ये जिन यहाँ पर उसे थैंक यू बोलने लग जाती है। बट यहाँ पर वो कहते हैं कि तुम वहाँ पर कैसे पहुँच गए। एंड जीचान उसे बताने लग जाता है कि जैसे तुम यहाँ पर कॉल पर बात कर रही थी मैं समझ चुका था कि कुछ तो इमरजेंसी होगी, इसलिए मैंने यहाँ पर तुम्हारा पीछा किया और अच्छा हुआ कि मैं टाइम से आ गया। ये जिन यहाँ पर उसे सॉरी बोलने लग जाती है, साथ साथ थैंक यू भी। जीचान को समझ नहीं आता कि आखिर वो उसे सॉरी क्यों बोल रही है। ये जिन कहते कि माफ़ कर देना, मेरी वजह से यहाँ पर तुम्हें शादी मेरे साथ करनी पड़ी और शादी के बाद यहाँ पर तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ रही है, लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आगे से ऐसा नहीं होगा। जीचान कहता है कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो, हम हस्बैंड एंड वाइफ है। ये जिन कहते हैं कि हाँ हम हस्बैंड एंड वाइफ तो है, लेकिन वो बस एक टैग है, हम रियल लाइफ में थोड़ी ना है। बट यहाँ पर जीचान एक कदम आगे बढ़ते हुए सब बोलने लग जाता है कि भले हम रियल लव में नहीं है, लेकिन अभी भी हमारे पास टाइम है जहाँ पर हम एक दूसरे को जान सकते और रियल लव में आ सकते। ये बात सुनते यहाँ पर ये जिन का हार्ट बीट फास्ट हो जाता है, जहाँ पर ये जिन बताते कि रियल लव के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है क्योंकि मैंने आज तक किसी को डेट नहीं किया। एंड ये सुनते यहाँ पर जीचान का हार्ट बीट फास्ट हो जाता है। वो कहता है कि टेंशन मत लो, ये भी मेरा फर्स्ट टाइम होगा। बाद में यहाँ से वो बहाने देते हुए वहाँ से भाग जाता है, जहाँ पर ये जिन ब्लश करने लग जाती है। फिर इसके यहाँ पर में जीचान यहाँ पर अपने ऑफिस में होता है, जहाँ पर वो ये जिन के बारे में सोच रहा था और बार बार अपने फ़ोन को देखे जा रहा था कि यहाँ की मेरी वाइफ मुझे कब टेक्स्ट करेगी। इतने में यहाँ पर उसका फ्रेंड हान उसके साथ होता है। वो कहता है कि सब कुछ समझ रहा हूँ मैं, आगे तुम यहाँ पर अपनी वाइफ के टेक्स्ट का वेट कर रहे हो ना, लेकिन वो इतनी थोड़ी ना फ्री होगी जो हर बार तुम्हें टेक्स्ट करती रहेगी। जीचान यहाँ पर उसे एडवाइसेस मांगने लग जाता है कि आखिर किस तरीके से वो अपनी वाइफ को इम्प्रेस कर सकता है। तो फिर यहाँ पर वो उसे अलग अलग सजेशन देने लग जाता है। जीचान कहते हैं कि लेकिन मेरी वाइफ बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और डाउन टू अर्थ है। हान बोलता है कि तो इसमें क्या हुआ, वो एक फ़ीमेल तो है ना, एंड फीमेल को ये सारी चीज़ें बड़ी पसंद आती है, तो फिर तुम भी यहाँ पर अपने काम में लग जाओ। फिर बाद में यहाँ पर ये जिन से मिलने के लिए आ जाती है, जहाँ पर वो लोग बाहर लंच करने के लिए चले जाते हैं। और तो यहाँ पर वो उस 5 स्टार होटल को देखकर शॉक हो जाती है। कहती है कि ये तो तुम्हारे प्रेसिडेंट का होटल है ना, और मुझे पता है कि कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव है, हम यहाँ पर चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर टीचर उसे बताने लग जाता है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हमें किसी चीज़ के लिए भी पे नहीं करना होगा, क्योंकि मेरे प्रेसिडेंट ने यानी कि मेरे बॉस ने इस लोकेशन को बुक की थी, बट कुछ इमरजेंसी मीटिंग की वजह से वो यहाँ पर नहीं आ पाए, इसलिए यहाँ पर उन्होंने मुझे स्पॉट पर अकेले जाने के लिए कहा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं यहाँ पर तुम्हें लेकर आ जाऊँ। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग बैठकर लंच करने लग जाते हैं। बाद में यहाँ पर वो लोग ऑर्डर देने लग जाते हैं, जिसके बाद में यहाँ पर स्टाफ आपस में गॉसिप करने लग जाती है कि यहाँ पर इन दोनों कपल्स को देखो, ये दोनों कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं। एंड यहाँ पर स्पेशली उसके हस्बैंड ने ये पूरा का पूरा रेस्टोरेंट बुक करवा दिया है ताकि सिर्फ वो लोग यहाँ पर लंच कर पाए। बाद में यहाँ पर वो लोग उसे ध्यान से देखते तब उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर ये तो मिस्टर जी का ग्रैंडसन है। बाद में यहाँ पर मैनेजर आ जाता है, जो कि यहाँ पर आपस में उन्हें बातें करते हुए सुन लेता है। एंड यहाँ पर वो मैनेजर इस चीज़ को देखते जीचान की मॉम को कॉल लगा देता है ताकि जीचान की मॉम उनके इस लवेबल मोमेंट को विटनेस कर सके। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग आपस में बात करने लग जाते, जहाँ पर जीजी थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो रही थी क्योंकि यहाँ पर हर कोई इंसान आने वाला बिलियनर या फिर मिलियनर होता है एंड वो लोग नॉर्मल से वर्कर है। जीचान उसे कहते हैं कि देखो यहाँ पर चीज़ें पैसे से नहीं बल्कि पर्सनैलिटी से गिनी जाती है, और अगर ऐसा देखा जाए तो तुम तो यहाँ पर टॉप 1 पोजीशन पे आओगी। बाद में यहाँ पर वो उसके लिए गिफ्ट लेकर आया था, जो कि एक बहुत ब्यूटीफुल सा ब्रेसलेट होता है। ये जिन उसे देखकर बड़ी खुश हो जाती है, बट उसे वो बहुत एक्सपेंसिव लग रहा था, तो फिर वो उसका प्राइस पूछने लग जाती है। असल में इस ब्रेसलेट का प्राइस होता है 1.6 मिलियन, पर यहाँ पर जीचान बताता है कि नहीं, ये तो बस 10,000 का है। ये सुनते ही यहाँ पर ये जिन शॉक हो जाती है, कहते कि इतना महंगा। जीचान कहता है कि तुम मन के भाव देखो ना, तुम पैसे क्यों काउंट कर रही हो। बाद में यहाँ पर वो उस ब्रेसलेट को पहना देता है।
इतने में हम यहाँ पर आंटी को देखते हैं जो कि चुपके से उन्हें देख रही होती है। एंड ये होती है जीशान की मम्मा, जो कि उन्हें देखकर बहुत खुश हो रही थी। एंड यहाँ पर वो दोनों लंच करना शुरू कर देते। यहाँ पर ये जिनकी नज़र उस आंटी पर जाती है जो कि उन्हें कंटिन्यूसली घूर रही थी। जीशान यहाँ पर बहाने मारने लगता है कि मैं उस आंटी को नहीं जानता हूँ। एंड यहाँ पर वो वॉशरूम का बहाना कर जाने लग जाता है। एंड आंटी से कहने लग जाता है कि मॉम आखिर आप यहाँ पर क्या कर रही हो। आंटी यहाँ पर बोलने लग जाती है कि पक्का वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड ही है ना, या फिर तुम नॉर्मली अपने फ्रेंड को लंच के लिए लेकर आए हो। जीशान कहते हैं कि हाँ वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं, मेरी वाइफ है। आंटी बोलते कि तब तो जाकर मुझे यहाँ पर उससे मिलना होगा, पर जीशान यहाँ पर उसे कुछ भी करने से मना कर देता है। वो कहते हैं कि देखिए आप मेरी बात को भी नहीं समझ पाओगी, मैं बाद में यहाँ पर आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर लूँगा। आंटी बोलती बस भी करो, इतना अच्छा मोमेंट आज मुझे मेरी आंखों के सामने फिटनेस करने के लिए मिला है। तुम्हें पता है हम सबको घर पर लग रहा था कि तुम शायद से गे रहोगे और तुम्हें लड़की पसंद होगी, लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है कि नहीं मैं गलत थी। तुमने यहाँ पर मेरे लिए कितनी प्रीशियस डॉटर इन लॉ ढूंढ कर रखी है। बाप ने यहाँ पर जीशन उसी सिचुएशन के बारे में एक्सप्लेन करने लग जाता है। येजिन जब यहाँ पर लंच कर रही होती है तब वहाँ पर उसकी क्लासमेट मिया आ जाती है, जो कि उसे पहचान लेती है। एंड उसे देखते ही यहाँ पर वो उसका मजाक उड़ाने लगती है कि इतनी लो क्लास इंसान इतनी हाई फाई रेस्टोरेंट में क्या कर रही है। येजिन उसे साफ साफ कह देती है कि मैं यहाँ पर बहुत ही प्रीशियस टाइम स्पेंड कर रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ में, तो प्लीज़ यहाँ पर मुझे डिस्टर्ब मत करो। मिया बाप ने यहाँ पर अपने हस्बैंड को और येजिन के हस्बैंड को कंपेयर करने लग जाती है, जहाँ पर येजिन को गुस्सा तो आता है बट वो उसकी मुँह लगना बिल्कुल भी नहीं चाहती है। दूसरों यहाँ पर मिया का ध्यान उसके ब्रेसलेट पर पड़ जाता है, जहाँ पर उसे वो ब्रेसलेट फेक लग रहा था, तो फिर वो उस ब्रेसलेट को यहाँ पर ज़ोर से तोड़ देती है। येजिन को यहाँ पर बड़ा गुस्सा आ जाता है, जहाँ पर मिया को थप्पड़ मार देती है। एंड बाप ने यहाँ पर मिया अपने हस्बैंड से कंप्लेन करने लग जाती है, तो फिर यहाँ पर उसका हस्बैंड येजिन के पास आ ही रहा होता है कि इतने में यहाँ पर जीजान आ जाता है, जो आते ही यहाँ पर उसे पंच मार देता है। बाद में यहाँ पर मिया का हस्बैंड जीजान पर चिल्लाने लग जाता है, कहता है कि तुम्हें पता नहीं है कि मेरे डैड की रियल एस्टेट की कंपनी है, अगर उन्हें पता चला कि तुमने मेरे साथ क्या किया है तो फिर तुम अपनी हाथों से अपनी जॉब को खो बैठोगे, भले ही तुम यहाँ पर कितने भी बड़े इंसान के सेक्रेटरी क्यों ना हो। सेक्रेटरी का काम करना एक छोटा सा काम होता है। फिर इतने में यहाँ पर उनको चकरता एक मैनेजर वहाँ पर आ जाता है, जो कि मियाँ के हस्बैंड पर चिल्लाने लग जाता है, बट यहाँ पर जीजान उसे इशारे करता है उसकी आइडेंटिटी रिवील ना करने के लिए। बाद में यहाँ पर आंटी तक आ जाती है चिल्लाते हुए, कहती कि तुम कौन होते हो मेरे बेटे पर इल्ज़ाम लगाने वाले। इतने में यहाँ पर मियाँ के हस्बैंड को कॉल आ जाता है उसके डैड का, जो कि यहाँ पर उसे चिल्ला रहे होते हैं कि आखिर तुमने यहाँ पर किसकी इंसल्ट की है, तुम्हें पता भी है वो इंसान कौन है, तुम्हारी वजह से यहाँ पर मेरी कंपनी बैंकरप्ट होती जा रही है और हमारे पास 40 कौड़ी तक नहीं रहेगी। बाद में यहाँ पर उसका हस्बैंड उसे माफ़ी मांगने लग जाता है, बट यहाँ पर जीजान उसे माफ़ करता ही नहीं है। एंड यहाँ पर से गुस्से में वो मियाँ को लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर बाद में यहाँ पर बेचारी यूजिन को कुछ समझ ही नहीं आता। जीजान कहता है कि बस मैंने यहाँ पर मेरे बॉस से रिक्वेस्ट की और उन्होंने सारे मामले को हैंडल कर लिया। बाद में यहाँ पर आंटी बताने लग जाती है कि मैं इस होटल की ओनर हूँ। जीजान कहते हैं कि माफ़ कर देना, मेरी मॉम भी मेरे ग्रैंडपा जैसी है, वो असल में यहाँ पर इस होटल के मालिक की नैनी है। फिर बाद में यहाँ पर वो ये जिनकी तारीफ़ करने लग जाती है एंड कहते हैं कि बहुत जल्दी मैं तुमसे मिलने आऊँगी एंड ढेर सारे गिफ्ट्स लेकर। बाद में यहाँ पर जीचान को अकेले बात करने के लिए चली जाती है, जहाँ पर जीचान को वार्न करने लगती है कि देखो अभी भी तुम्हारे पास समय है, जल्द रहते ही यहाँ पर तुम ये जिनको सारी सच्चाई बता दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होने वाला है। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग फाउंटेन के साइड चले जाते, जहाँ पर ढेर सारे क्रैकर्स बर्न हो रहे थे। एंड ये मोमेंट बहुत ही ड्रीमी मोमेंट था, जहाँ पर वो दोनों किस करने वाले थे। कितने में यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची आ जाती है ढेर सारे फ्लावर्स लेकर। एंड यहाँ पर वो उनसे पूछने लग जाती है कि आप लोग क्या अभी किस करने वाले हो, बट यहाँ पर आपकी वाइफ के हाथ कुछ ज़्यादा ही खाली लग रहे, क्यों ना आप यहाँ पर उनके लिए एक रोज़ को ले लो। एंड यहाँ पर जीजन सारे के सारे रोज़ उससे बाय कर लेता है। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग घर पर होते हैं, जहाँ पर ये जिन उस ब्रेसलेट को बनाने की कोशिश कर रही थी एंड वो बनाते बनाते यहाँ पर उसके हाथ पर चोट लग जाती है। तो फिर यहाँ पर जीजन उसके लिए बैंडेज लेकर आ जाता है। बाद में यहाँ पर जीजन उसकी मॉम के बारे में पूछने लग जाता है, जहाँ पर ये जिन उसे बताते कि उसकी मॉम तो है ही नहीं, असल में उसकी एक आंटी है जो कि उसकी बहुत फिक्र करती है। एंड यहाँ पर ये जिन ने अपनी मॉम को बहुत ही कम उम्र में खो दिया था। फिर बाद में यहाँ पर वो उससे पूछने लग जाती है कि क्या तुम मुझे सच में पसंद करने लगे हो। एंड यहाँ पर जीजन कहते कि हाँ मैं तुम्हें लाइक करने लगा हूँ। बाद में यहाँ पर एजेंट कहते कि नहीं, हमें यहीं पर सारी चीज़ें बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैं तुम्हें डिजर्व करती नहीं हूँ। यहाँ पर तुम्हारी मॉम कितनी ज़्यादा अच्छी है, तुम कितना ज़्यादा इम्प्रूव कर रहे हो, तुमने एक कार तक खरीद ली और एक घर तक खरीद लिया अपने पैसों से, लेकिन मैं यहाँ पर अभी भी पीछे पिछड़ चुकी हूँ, जहाँ पर मैं इम्प्रूवमेंट कर ही नहीं पा रही हूँ। एंड यहाँ पर जीजान बिना कुछ बोले उसे किस करने लग जाता है। बट इतने में यहाँ पर उनकी मदर इन
लॉ का उन्हें कॉल आने लग जाता है, जहाँ पर वो लोग वीडियो कॉल पर होते हैं एंड यहाँ पर आंटी उसे घर पर इनवाइट कर रही थी। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग गिफ्ट्स लेकर उनके घर पर पहुँच जाते, जहाँ पर हम आंटी को और ग्रैंडपा को आपस से बात करते हुए कहती है। आंटी कहती कि घर कितना छोटा सा है, आखिर हमें कब तक नाटक करना पड़ेगा। ग्रैंडपा कहते कोई बात नहीं, मैं उसे अच्छे से सबक सिखाऊंगा ताकि वो बहुत जल्दी अपनी आइडेंटिटी को रिवील कर दे। फिर बाद में यहाँ पर वहाँ जाती है जहाँ पर उसने सभी के लिए गिफ्ट लाया होता है एंड यहाँ पर उसके गिफ्ट भले ही महंगे ना हो, लेकिन वो बहुत ही हार्ट टचिंग गिफ्ट होते हैं, क्योंकि ये जिन ने सोच समझ के लिए सबके लिए गिफ्ट लाया होता है। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग लंच करने बैठ जाते हैं, जहाँ पर डिशेस तो एक से बढ़कर एक होते हैं। ये जिन कहते हैं कि ये डिश तो बहुत ज़्यादा ही टेस्टी लग रही है। जी चान कहते हैं कि हाँ टेस्टी तो लगेगी ही, शेफ़ ने जो बनाए हैं। और यहाँ पर आंटी उसे इशारे करने लग जाती है, क्योंकि ये अपनी खुद की पोल अपने मुंह से अपना भांडा फोड़ने जो वाला था। जीशन कहता है कि मेरा मतलब ये है, मेरी मॉम भली नानी का काम करती हो, बट यहाँ पर उनके हाथ के डिशेस शेफ़ के डिशेस से कुछ कम नहीं है। बाद में यहाँ पर वो लोग लंच करने लग जाते, जिसके बाद में आंटी यहाँ पर बहुत प्रीशियस सा ब्लू ओशन वाला हाथ का नेकलेस लेकर आ गई होती है। यहाँ पर ये जिन जैसी उसे देखती वो समझ जाती है कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। आंटी बोलती है कि देखो तुम प्राइस को मत सोचो, ये नेकलेस यहाँ पर मुझे मेरी मदर इन लॉ ने दिया था, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि नेकलेस यहाँ पर मैं मेरी डॉटर इन लॉ को फॉरवर्ड करूँ, तो तुम्हें ये लेना ही होगा। बाद में यहाँ पर वो उसे इस नेकलेस को बनाने लग जाती है, जिसके बाद में यहाँ पर उन सब के बीच में ड्रिंकिंग कॉम्पिटिशन शुरू हो जाता है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा ये जिन ड्रिंक क्या होता है। आंटी बोलती कि तुम्हें लगता है यहाँ पर ड्रिंक चढ़ चुकी है। ये जिन कहते कि नहीं, मैं बहुत ही ज़्यादा हैवी ड्रिंकर हूँ, मुझे कोई ड्रिंक चढ़ ही नहीं सकती है। एंड ऐसा बोलती वो तुरंत ही यहाँ पर टेबल पर सो जाती है, जहाँ पर यू जिन उसे लेकर घर पहुँच जाता है। एंड जैसे वो घर पहुँच जाता है, यहाँ पर ये जिन ढेर सारी बातें करने लग जाती है। एंड यहाँ पर उसका मुँह तो बंद ही नहीं रहा था। साथ साथ यहाँ पर वो जीचन को किस करने के लिए बोलती है। जीचन किस करने के लिए तो आगे बढ़ता है, लेकिन इतने में वो यहाँ पर सो जाती है। फिर जैसे यहाँ पर उसकी नींद खुलती है, उसका सर दर्द से फटे जा रहा था। एंड एज अ गुड हस्बैंड जीचन उसका ध्यान रखने लग जाता है। यहाँ पर ये जिन ऐसे बात कर रही होती है कि जैसे उसे कल रात के बारे में कुछ याद ना हो। जीचन कहते कि तुम टेंशन मत लो, मैं कल रात की बात को भूलूंगा नहीं और तुम्हें भूलने भी नहीं दूंगा। और एक एक कर वो उसे सारी बातें बताने लग जाता है, जहाँ पर बेचारी कुछ ज़्यादा ही ह्यूमिलेटिंग फील करने लगती है। जीचन कहते कि मैं तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ अगर तुम यहाँ पर मुझे क्यूट सा बेबी गर्ल और बेबी बॉय क्यों ना दे दो। एंड यहाँ पर ये जिन शर्माने लग जाती है। इतने में यहाँ पर उन्हें उनकी मदर इन लॉ का कॉल आने लग जाता है। एंड यहाँ पर आंटी भी सेम ही बात बोल रही होती है। ये जिन कहते कि मॉम अभी बहुत टाइम है, एंड वो उस कॉल को फटाक से कट कर देती है। फिर बाद में यहाँ पर जीचन ने ये जिन के लिए न्यू रूल बनाया होता है कि अब से तुम्हारा मेरे बिना ड्रिंक करना बंद। ये सुनकर ये जिन नाराज़ तो होती है, बट साथ साथ खुश भी कि जीचन यहाँ पर उसका टेक केयर करने लगा है। फिर बाद में यहाँ पर ये जिन अपने ऑफिस में होती है, जहाँ पर आज उनकी न्यू मैनेजर आने वाली थी, जो कि यहाँ पर लूशियान होती है। लूशियान न जाने कि यहाँ पर ये जिन में कुछ ज़्यादा इंटरेस्टेड थी, और यहाँ पर वो ये जिन को देखकर बोलने लग जाती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं यहाँ पर तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगी। फिर बाद में यहाँ पर वो कैबिन में होती है, जहाँ पर लूशियान अपने असिस्टेंट से पूछ रही थी कि आखिर इस लड़के की सैलरी इतनी हाई क्यों है। असिस्टेंट बताने लग जाती है कि यहाँ पर जो हायर एंड्स वाले लोग हैं उन्होंने ये सारी चीज़ें डिसाइड की है। एंड यहाँ पर सियान बहुत ज़्यादा वर्क उसे देने के लिए बोल देती है, जहाँ पर उसकी असिस्टेंट ढेर सारा वर्क लेकर उसके पास चली जाती है। इतने सारे डॉक्यूमेंट्स देकर तो वो बेचारी डर ही जाती है। यहाँ पर मिनी उसकी कलीग उसका साथ देने के लिए बोलती है, लेकिन यहाँ पर बोलते हैं कि जाने दो, मैं इन सारे काम को अकेले ख़त्म कर दूँगी, थोड़ा मुझे ओवर टाइम बैठना पड़ेगा, तो इसमें क्या हुआ। फिर बाद में यहाँ पर वो काम करी होती है, जहाँ पर जीचन उसे मिलने के लिए बुलाता है ताकि वो लोग साथ में डिनर करने जा सके। पर यहाँ पर ये जन उसे माफ़ी मांगने लगती है, कहते हैं कि मेरा काम कुछ ज़्यादा ही पड़ गया है, जहाँ पर मुझे ओवरनाइट वर्क करना पड़ेगा, इस वजह से मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगी, पर तुम घर जाकर यहाँ से डिनर करके टाइम पर सो जाना। एंड यहाँ पर वो कॉल को कट कर देती है। एंड जीचन यहाँ पर होता है अपने फ्रेंड हान के साथ में, जहाँ पर हान उसका मजाक उड़ा रहा रहता है, कहता है कि मैंने ये तुम्हारा नया रूप देखा है, तुम तो एकदम डेविल जीचन हुआ करते थे, लेकिन यहाँ पर वाइफ क्या थी, तुम एकदम पपी जैसे बन गए हो। जीचन बोलते हैं कि बकवास बातें करना बंद करो, जब तुम्हारी वाइफ आएगी तब तुम्हें खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ पर वो से एडवाइस मांगने लग जाता है कि मेरी वाइफ इतना मेहनत से काम कर रही है, तो उसे चीयर अप करने के लिए मैं क्या करूँ। एंड यहाँ पर हान उसे ढेर सारे सजेशन देने लग जाता है,
जिसके बाद में यहाँ पर जी छान डिनर लेकर पहुंच जाता है उसी के ऑफिस में। यहाँ पर ये जिन उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है, कहते कि तुम्हें कैसे पता लगा कि मुझे इतनी भूख लगी होगी। एंड बाद में यहाँ पर वो उसे हैंड वॉश करने के लिए भेज देता है, जहाँ पर वह सोचने पड़ जाता है कि कहीं शियान यहाँ पर उसे बुली तो नहीं कर रही है। फिर जब यहाँ पर डिनर कर रही होती है वो उसे शियान के बारे में पूछने लग जाता है, बट यहाँ पर ये जिन एज ए गुड वुमन उसकी बुराइयाँ बिल्कुल नहीं करती है। वो कहते कि देखो वो मेरी मैनेजर है और उसका काम ही तो यही है कि मुझसे काम निकालवाना, तो ये तो नॉर्मली बात है। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग काम करने लग जाते, जहाँ पर ये जिन तो सो जाती है, बट यहाँ पर जीशन उसके सारे के सारे काम कर ही देता है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग वो आकर अपने प्रोजेक्ट का सबमिशंस करने लग जाती है, जहाँ पर सियान को उसका प्रोजेक्ट बिल्कुल पसंद नहीं आता। यहाँ पर यूजिन उसे अपने प्रोजेक्ट को समझाने की कोशिश करती है, बट यहाँ पर सियान जानबूझकर उसे क्रिटिसाइज करने लग जाती है। और इस आवाज़ को सुनते हुए डायरेक्टर वहाँ पर पहुँच जाते, जो कि आकर यहाँ पर खुद ब खुद यूजिन के डिज़ाइन को देखने लग जाते हैं। एंड यहाँ पर वो उसे उनका प्रोजेक्ट बड़ा पसंद आ जाता है, तो फिर यहाँ पर वो उसका तुरंत ही प्रमोशन करवा कर उसे प्रोजेक्ट मैनेजर बुलाने लग जाते हैं। एंड साथ साथ यहाँ पर वो उसे एनुअल मीटिंग का इन्विटेशन देते। एंड एनुअल इवेंट वही होता है जहाँ पर फर्स्ट क्लास एंड स्पेशल एम्प्लॉयज़ को एंट्री होती है। इन सारी चीज़ों को देखकर शियान तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जेलस फील करने लग जाती है। फिर बाद में यहाँ पर डायरेक्टर जाकर जीशान के पास चला जाता है, कहता है कि आपने मुझे जैसा कहा था मैंने तो वैसा ही किया है। जीशान यहाँ पर खुश हो जाता है, कहता है कि बहुत अच्छा, अब मैं आपकी सैलरी 10 गुना बढ़ा दूंगा और हर महीने आपको यहाँ पर 50% बोनस मिलता रहेगा। फिर इसके बाद में यहाँ पर हमारी यूजिन होती है घर पर, जहाँ पर वो जीशान को उस इन्विटेशन के बारे में बताने लग जाती है। जीशान यहाँ पर यूजिन को इतना खुश होता हुआ देख और भी ज़्यादा खुश हो रहा था। एंड इतने में यहाँ पर मदर इन लॉ आ जाती है यूजिन के लिए ढेर सारे गिफ्ट्स लेकर। जैसे यहाँ पर यूजिन इतने महंगे महंगे बैग्स देखती है वो हैरान हो जाती है, कहते कि ये सब तो कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। आंटी बोलते कि इतना भी एक्सपेंसिव नहीं है, ये सारी चीज़ें सेल में लगी हुई थी इसलिए तो मुझे इतनी देरी हो गई आने में। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे ड्रेस ट्राई करने के लिए बोल देती है, जहाँ पर वो गाउन बहुत ज़्यादा प्रिटी था। आंटी बोलती तुम अपने एनुअल इवेंट में ही पहन कर जाना। साथ साथ यहाँ पर वो उसे एक नेकलेस भी देने लग जाती है, जो कि बहुत महंगा होता है, बट वो उसे उसका प्राइस बहुत लो बताती है। फिर फाइनली यहाँ पर वो इवेंट वाला दिन आ ही जाता है, जहाँ पर सभी लोग शियान की तारीफ़ कर रहे होते हैं। एंड यहाँ पर साथ साथ वो लोग यूजिन का मजाक उड़ा रहे थे कि देख लेना यूजिन यहाँ पर आ ही नहीं पाएगी, क्योंकि उसके पास इस इवेंट में पहनने के लिए कपड़े ही कहाँ होंगे। न जाने कितनी लो क्लास इंसान है वो, और हम सभी की बातों को बस सुनती ही रह जाती है। पर इतने में यहाँ पर यूजिन की एंट्री हो जाती है, जहाँ पर वो सभी लोग यूजिन को देखकर हैरान हो जाते। साथ साथ शियान भी, वो लोग उसके हर एक चीज़ को नोटिस कर रहे थे। यहाँ पर बैग को लेकर, ज्वेलरीज को लेकर सारी से सारी चीज़ टॉप डिज़ाइनर्स की थी। पर फिर बाद में यहाँ पर उन्हें लग रहा होता है कि क्या पता यहाँ पर इसने सारी चीज़ें रेंट पर ली हो और वो सारी की सारी चीज़ें फेक हो। फिर वो सभी लोग यहाँ पर मिलकर उसे क्रिटिसाइज़ करने लग जाते, उस पर एलिगेशंस लगाने लग जाते। यहाँ पर यूजिन की फ्रेंड मिनी उसका साइड लेती है, तो फिर गुस्से में आकर शियान उसे थप्पड़ मार देती है। यूजिन को गुस्सा आ जाता है, तो फिर यहाँ पर वो शियान को उसे माफ़ी मांगने के लिए कहती है, पर यहाँ पर शियान ऐसा कुछ भी करने से मना कर देती है। और यहाँ पर उन सभी के बीच में झगड़ा हो जाने लगता है, जहाँ पर यूजिन उन सभी को वार्निंग देती है, ये कहते हुए कि मेरा हस्बैंड मिस्टर जी का असिस्टेंट है, वो तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। यहाँ पर शियान को गुस्सा आने लग जाता है, तो फिर यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाती है और फिर उन दोनों को धक्के मारकर बाहर निकालने के लिए कहती है। सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर उनके साथ ज़बरदस्ती कर रहे होते, पर इतने में यहाँ पर जीशन आ जाता है, जहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड उन्हें देखकर डरने लग जाते हैं। एंड बाद में यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड उसे मिस्टर जी कर बुला भी देता है। ये सुनते ही यहाँ पर ये जिन कन्फ्यूज़ हो जाती है। जीशन कहता है कि मैं मिस्टर जी नहीं हूँ, मैं उनका असिस्टेंट हूँ, मुझसे तुम ज़रा तमीज़ से बात करो। एंड यहाँ पर वो उन्हें इशारे करने लग जाता है, जहाँ पर वो सभी के सभी गार्ड्स उससे माफ़ी मांगने लग जाते हैं। दूसरी यहाँ पर शियान होती है, जो कि सोच रही थी कि आखिर जीशन यहाँ पर झूठ क्यों बोल रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा, और क्या सचमुच ये जीशन की वाइफ है। एंड यहाँ पर जीशन बोल देता है कि ये मेरी वुमन है, यहाँ पर मेरी वुमन को कोई भी टच या बुरी बिल्कुल नहीं कर सकता, और अगर किसी ने ऐसा किया होगा तो उसके साथ बहुत बुरा होगा। एंड बाद में यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड वो सभी लोगों को वहाँ पर से छीन कर लेकर जाने चले जाते हैं। बाद में यहाँ पर वो लोग बाहर क्यों आ रहे थे, जहाँ पर जीठा नीडी से पूछ रहा होता है कि क्या पता अगर मैं कोई रिच इंसान निकलूँ तो तुम क्या करोगी। ये जिन कहती है कि तो मैं तुरंत ही तुमसे ब्रेकअप कर दूँगी। ये सुनकर यहाँ पर जीठन को बड़ा बुरा लगता है और वो उसे रीज़न पूछने लग जाता है। ये जिन कहते कि देखो इंसान के पास जितना पैसा होता है इंसान उतने ही लालची होते जाते। मेरे डैड को देख लो, कितने सारे पैसे थे उनके पास में, बट उन्होंने सारे पैसे यहाँ पर सट्टेबाजी में लगा दिए, जिस वजह से अब हमारी फैमिली के पास कुछ भी नहीं रहा। उन्होंने अपने साथ साथ मेरी पूरी की पूरी फैमिली और उनकी पर्सनल लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दिया। मेंटल हेल्थ से लेके फाइनेंशियल हेल्थ तक हमारे पास
कुछ भी नहीं बचा है। बाद में यहाँ से वो लोग जाने लग जाते हैं। फिर बाद में हम यहाँ पर देखते हैं ये जिनके डैड को और वैंग को, जो कि एक साथ में होता है। यहाँ पर वो सोच रहे थे कि आगे यहाँ पर ये जिन उन्हें अकेले कब मिलेगी। इतने में यहाँ पर शियान उन्हें आकर पीछे से देख लेती है एंड बाद में यहाँ पर वो लोग उसे अपनी आइडेंटिटी बताने लग जाते हैं। एंड यहाँ पर शियान उन्हें कुछ पैसे देती है, यानी कि अपना कार्ड, और यहाँ पर वो अपने प्लान के बारे में उन्हें बताने लग जाती है, जहाँ पर अब अंकल और वैंग मिलकर इस प्लान को एग्जीक्यूट करने वाले हैं, जो कि ऑफ कोर्स यहाँ पर ये जिन के अगेंस्ट होने वाला है। फिर बाद में हम यहाँ पर जी चान और ये जिन को देखते, जो कि यहाँ पर घर पे अपने हैप्पी मोमेंट्स को सेलिब्रेट कर रहे थे। बट इतने में यहाँ पर जीशन को किसी काम की वजह से बाहर जाना पड़ता है एंड यहाँ पर ये जिन को भी कॉल आ जाता है शियान का, जो कि उसे माफ़ी मांगने के लिए बुला रही होती। बाद में यहाँ पर शियान और बाकी की सारी कलीग्स ये जैसे माफ़ी मांगने लग जाती है। ये जिन कहते कि देखो, मुझे पता है कि तुम सब बहुत अच्छे इंसान हो, बस यहाँ पर लगता है कुछ गिल्ट की वजह से तुम दोनों ने मेरे साथ ये सब किया होगा, बट यहाँ पर मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी। एंड यहाँ पर ये जिन को लग रहा होता कि वो लोग कितने अच्छे इंसान हैं। दूसरा यहाँ पर शियान इस चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए ड्रिंक्स लेने के लिए चली जाती है, जहाँ पर हम लोग उस शॉप पर वैंग को और उसके डैड को देखते हैं। एंड यहाँ पर बड़ी चालाकी से शियान उस ड्रिंक में कुछ तो मिला देती है एंड हान यहाँ पर उसे ये सब करते हुए देख लेता है। दूसरा यहाँ पर वो सभी लोग ड्रिंक करने लग जाते हैं एंड यहाँ पर ये जिन को चेक कराने लग जाता है। बाद में फटाक से यहाँ पर शियान ये जिन को वैंग के और उसके डैड के हवाले कर देती है और सभी लोग यहाँ पर उसे लेकर जाने लग जाते हैं। एंड तुरंत ही यहाँ पर हान चीचन को कॉल लगाकर सब कुछ बता देता है। दूसरा यहाँ पर अंकल और वैंग मिलकर कैमरे को सेट कर रहे थे एंड यहाँ पर से ये जिन जाने की कोशिश कर रही थी, बट वो लोग यहाँ पर उसे बंद करके रख देते। ये जिन यहाँ पर अपने डैड को समझा रही होती है कि मैं आपकी रियल बेटी हूँ और आप सचमुच मेरे साथ ये सारी चीज़ें करना चाहते हो। आपको पता है ना इन सारी चीज़ों से हमारी रेपुटेशन का क्या हो सकता है। अंकल यहाँ पर बोलने लग जाते कि देखो बेटा, तुम्हारी रेपुटेशन खराब होगी ना कि मेरी, और तुम मेरी बायोलॉजिकल बेटी थोड़ी ना हो जो यहाँ पर मुझे तुम्हारी इतनी फिक्र करनी होगी। ये बात सुनकर यहाँ पर ये जिन बोलने लग जाती कि प्लीज़ पैसों के लिए ऐसा तो मत कहिए कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। अंकल बोलते कि बस भी करो, बार बार मुझे डैड बुलाना बस करो, तुम मेरी बेटी कभी थी ही नहीं। यहाँ पर मैंने तुम्हें कहीं और से उठाया हुआ था ताकि मैं आगे जाकर यहाँ पर तुम्हें बेच कर कुछ पैसे कमा सकूँ, जो कि मैं करना चाहता हूँ बट तुम मुझे करने ही नहीं दे रही हो। लेकिन आज वो चीज़ पॉसिबल हो सकती है। एंड यहाँ पर वो लोग उससे ज़बरदस्ती उधर रोकने लग जाते, बट इतने में यहाँ पर जीचन आ जाता है, जहाँ पर वो ये जिनको प्रोटेक्ट करने लग जाता है और तो यहाँ पर उस पर अटैक भी हो जाता है। पर यहाँ पर सही समय पर पुलिस आकर उन सभी को पकड़ कर ले चली जाती है। एंड यहाँ पर जीचन हॉस्पिटल में एडमिट होता है, जहाँ पर आ जाती है शियान और यहाँ पर शियान ये जिनको उसकी रियल आइडेंटिटी बताने लग जाती है। इस बात को सुनकर यहाँ पर ये जिनको बहुत बड़ा शौक लगता है। शियान बोलती कि तुम्हें शौक क्यों लग रहा है कि इसने तुम्हें अपनी रियल आइडेंटिटी नहीं बताई। ज़रूर यहाँ पर तुम्हारा कुछ और पर्पस होगा बस इस वजह से। और आज देखो तुम्हारे बचाते हुए इसकी क्या हालत हो चुकी है। अगर मैं इसके साथ शुरुआत से होती तो फिर इसके साथ ये सब कुछ नहीं होता। और मैं तुम्हें अभी बता रही हूँ जीशान को यहाँ पर तुम्हारी ज़रूरत इस लाइफ में बिल्कुल नहीं है, तो तुम अभी के अभी यहाँ से चली जाओ। एंड यहाँ पर ये जिन वहाँ से रोते हुए चली जाती है, जिसके कुछ समय बाद यहाँ पर जीशान होश में आता है। एंड बाद में यहाँ पर वो ये जिन को ढूंढ रहा होता है। बट यहाँ पर शियान बहुत प्राउड फील करती है, कहती है कि तुम मुझे भूल जाओ, मैं तुम्हारी बचपन की दोस्त अब वापस आ चुकी हूँ और अब हम यहाँ पर अपनी न्यू शुरुआत कर सकते। जीचन को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आता और यहाँ पर शियान उसे सारी बातें बताने लग जाती है। जीचन यहाँ पर शियान को अपने आप से दूर रखता है एंड कहता है कि तुम क्या थोड़ी सी साइको हो। यहाँ पर मैंने तुमसे कब कहा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ये सारे के सारे अपने ख्वाबों से निकाल दो। अगर मैं किसी को पसंद करता हूँ तो वो मेरी वाइफ ये जिन है, मैं किसी और को पसंद कर ही नहीं सकता हूँ। एंड यहाँ से वो चला जाता है। बट इतने में यहाँ पर आ जाते हैं सारे के सारे पुलिस ऑफिसर्स, जो कि यहाँ पर शियान को पकड़ने के लिए आए थे। शियान यहाँ से प्रूफ मांगने लग जाती है। वो लोग कहते हैं कि प्रूफ की कमी हमारे पास है नहीं मैडम, यहाँ पर मिस्टर हान ने हमें सब कुछ बता दिया है, वो भी एविडेंस के साथ में, इसलिए हमें आपको यहाँ से ले जाना पड़ेगा। एंड बाद में यहाँ पर पुलिस उसे वहाँ से ले चली जाती है। दूसरे यहाँ पर जीचन पहुँच जाता है उसके घर पर, जहाँ पर उसे एक लेटर मिल जाता है। एंड लेटर यहाँ पर ये जी ने उसके लिए छोड़ा हुआ होता है, जहाँ पर वो उसे माफ़ी मांग रही थी उसकी लाइफ को इतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट बनाने के लिए। बाद में यहाँ पर जीचन उदास होते हुए अपने घर जाता है, जहाँ पर उसकी मॉम और उसके ग्रैंडपा से समझा रहे होते हैं कि यही मौका है जहाँ पर तुम्हें जाकर अपने रियल लव को उसे कन्फेस कर देना चाहिए, क्योंकि हर एक लड़की बस वही चाहती है कि उसका मैन उसके टुवर्ड्स लॉयल और ट्रूथफुल रहे। एंड दोस्तों यहाँ पर ये जिन होती है अपनी ग्रैंडमा के साथ में, जहाँ पर वो अपनी ग्रैंडमा के साथ में बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड कर रही होती है।
एंड इतने में यहाँ पर जीचन आ जाता है, जहाँ पर ये जिन जीचन को वहाँ से जाने के लिए कहती है। बट यहाँ पर जीचन बस उसकी बात एक बार सुनने के लिए कहता है। ये जिन कहते कि देखो मैं कल यहाँ पर मैरिज ब्यूरो जा रही हूँ डिवोर्स पेपर्स एग्रीमेंट को बनाने के लिए, तो फिर प्लीज़ वहाँ पर टाइम से आ जाना। ये बात को सुनते यहाँ पर ग्रैंडमा नाटक करने लग जाती है कि जैसे उनको हार्ट अटैक आ रहा हो। ये जिन कहते कि माफ़ कर देना, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। एंड ग्रैंडमा यहाँ पर नॉर्मल हो जाती है, जहाँ पर जीचन ग्रैंडमा को आगे मारने लग जाता है। ग्रैंडमा कहते कि देखो तुम दोनों के बीच में ज़रूर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई रहेगी, तुम दोनों एक दूसरे के साथ में इतने टाइम से हो। और रही बात स्टैंडर्ड्स की, तो फिर इसमें क्या हुआ, स्टैंडर्ड्स मायने नहीं रखते। असल में यहाँ पर लोगों की काइंडनेस, उनकी पर्सनालिटी और उनकी लॉयल्टी मायने लगती है। तुम लोग आपस में बात कर अपनी चीज़ों को सुलझा रहे हो। और यहाँ पर जीचन उसे उस पर ट्रस्ट करने के लिए कहता है, साथ साथ वो उसे प्रॉमिस करता है कि वो अब से कोई भी चीज़ों को लेकर बातों को नहीं छुपाएगा। ये जिन के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल सा सरप्राइज प्रिपेयर किया होता है। यहाँ पर उसके स्पेशल मेंबर्स भी होते हैं, जो कि उसके ग्रैंडपा, उसकी मॉम और ये जिन की ग्रैंडमा भी वहाँ मौजूद होती है। एंड उन सभी के सामने यहाँ पर वो ये जिन को प्रपोज कर देता है, जहाँ पर ये जिन उसे हाँ बोल देती है और वो उसे प्रॉमिस रिंग पहना देता है। ये कहते हुए कि हमारी शादी नेक्स्ट वीक ही होने वाली है। वह बाद में यहाँ पर सभी लोगों ने किस करने के लिए चेयर अप करने लगते हैं एंड यहाँ पर वो दोनों किस करने लग जाते। बट ये ड्रामा यहीं पर खत्म नहीं होता। इसके बाद हम यहाँ पर 9 मंथ्स के बाद का सीन देखते, जहाँ पर उनका मैरिज भी अभी हैप्पीली चल रहा होता है। और तो यहाँ पर जीचन अपनी वाइफ ये जिन का बड़े अच्छे से ख्याल रख रहा था। एंड इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है।